स्टूडेंट्स, आज हम लेंटिसेल्स के बारे में बात करेंगे। आपने पिछले वीडियो में देखा होगा पेरिडर्म का विकास यानी कॉर्क, हम छाल जो छाल के रूप में भी कहते हैं इसको। ये छाल पर छोटे छोटे अंडाकार लेंस आकृति के उभरे हुए क्षेत्र होते हैं। यह प्राय रंध्रों के नीचे बनते हैं यानी स्टोमेटा के नीचे बनते हैं। इनके बनने के स्थान पर कॉर्क कैम्बियम की सक्रियता के कारण मृदु ऊतक सेल्स बनती हैं जो शिथिल रूप से व्यवस्थित होती है। यानी कॉर्क कैम्बियम अगर नीचे की तरफ तो काट ही रही है, आपने देखा था पिछली वीडियो में कि कॉर्क कैम्बियम ने ऊपर की तरफ काटी थी कॉर्क सेल्स और नीचे की तरफ काटी थी पैरेन्काइमा सेल, यानी जिसको हम सेकेंडरी कॉर्टेक्स भी कहते थे। तो यदि कई जगह ऐसा करे स्टोमेटा के नीचे, यदि कॉर्क कैम्बियम क्या करे कि नीचे तो काटे पैरेन्काइमा सेल्स, ऊपर की तरफ कॉर्क सेल्स की जगह है वो बीच बीच में पैरेन्काइमा काट दे, तो क्या होगा, वो लूजली अरेंज सेल्स होंगी ना वो। तो कॉर्क कैम्बियम की सक्रियता के कारण मृदु ऊतक कोशिकाएं बनती हैं बाहर की तरफ भी, जो शिथिल रूप से व्यवस्थित रहती हैं। हर जगह नहीं बनेंगी, बीच बीच में बनेंगी। सेल्स पतली भित्ति वाली युक्त गोलाकार या अंडाकार, ढीली तथा सुविकसित इंट्रासेलुलर स्पेसेस युक्त होती हैं। इन्हें कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स की संख्या बढ़ने से अधिचर्म फट जाती है ऊपर, जिससे लेंटिसेल्स या बातरंध्र बन जाता है। कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स की वॉल में सुबेरिन नहीं पाया जाता। लेंटिसेल प्रायः स्टेम व रूट के पेरिडर्म में पाए जाते हैं। सेब जैसे फलों पर भी पाए जाते हैं। लेंटिसेल्स के द्वारा कई महत्वपूर्ण क्रियाएं संपन्न होती हैं। गैसेस के विनिमय में सहायक होते हैं और बातरंध्रों से होने वाला वाष्पोत्सर्जन लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन कहलाता है, जो संपूर्ण ट्रांसपिरेशन का 4 से लेकर 5% होता है, अर्थात लेंटिसेल ट्रांसपिरेशन में भी सहायता करते हैं, यानी जिसको हम हिंदी में बातरंध्र भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं आज स्टोमेटा की। स्टोमेटा का हिंदी मतलब आपको पता है, रंध्र। और ये जो स्टोमेटा होते हैं ये आपने पढ़ा होगा, पत्ती पाए थे ज़्यादातर, तो पछली की निचली सतह मिलते हैं ज़्यादातर, ऊपरी भी मिलते हैं, स्टेम पे भी कई बार देखे जाते हैं। तो स्टोमेटा के बारे में हम बात करें। पत्ती की एपिडर्मिस पर पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्रों को स्टोमेटा कहते हैं। प्रत्येक स्टोमेटा में गार्ड सेल्स से घिरा रहता है। डायकॉट पौधों में गार्ड सेल्स की आकृति किडनी शेप अथवा अर्धचंद्राकार होती है, जबकि मोनोकॉट पौधों में गार्ड सेल्स की आकृति डंबल शेप होती है। गार्ड सेल्स के आसपास पाई जाने वाली एपिडर्मल सेल भिन्न आकार की होती हैं। इन्हें सब्सिडियरी सेल्स कहते हैं। गार्ड सेल्स में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, जबकि एपिडर्मिस की अन्य सेल्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाए जाते। मोनोकॉट पौधों की दोनों ही सतह पर स्टोमेटा समान रूप से पाए जाते हैं, जबकि द्विबीजपत्री पौधों में क्या होता है, पौधों की डॉर्सीवेंट्रल लीफ में स्टोमेटा केवल निचली सतह पर ही पाए जाते हैं। संपूर्ण पत्ती का लगभग 2% भाग स्टोमेटा से घिरा रहता है। जलीय पौधों में पानी की सतह पर तैरने वाली पत्तियों में स्टोमेटा केवल ऊपरी सतह पर ही पाए जाते हैं। जल निमग्न पौधों में स्टोमेटा एब्सेंट होते हैं अथवा निष्क्रिय होते हैं। जीरोफिटिक पौधे जैसे कनेर, पाइनस आदि में स्टोमेटा खांचों के अंदर धसे हुए पाए जाते हैं। क्यों? इनको हम संकन स्टोमेटा भी कहते हैं, क्योंकि ये जो पौधे हैं ये सारे सारे जीरोफाइट हैं, मरुद्भिद हैं। और मरुद्भिद में वाष्पोत्सर्जन की मात्रा को कम करने के लिए हमें रंध्र को एक गड्ढे में रखना पड़ता है जिसमें शीतलता रहती है, उसमें रोम होते हैं। तो रोम होने के कारण जब हवा बाहर से गर्म आएगी तो ठंडी हो जाएगी, तो वाष्पोत्सर्जन की मात्रा कम हो जाएगी, क्योंकि डीपीटी में दोनों में अंतर खास नहीं रहे। इन्हें हम संकन स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा का मुख्य कार्य CO2 एवं ऑक्सीजन के आदान प्रदान का होता है और ये ट्रांसपिरेशन में भी सहायता करता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्टोमेटा। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, D.D. पंत 1965 के अनुसार डेवलपमेंट के आधार पर स्टोमेटा 3 प्रकार के होते हैं। पहला है पेरिगिनस प्रकार। पेरिगिनस क्या है? सहायक कोशिकाओं एवं द्वार कोशिकाओं का उद्गम समान नहीं होता, यानी एक जगह से नहीं होता। मात्र कोशिका से केवल द्वार कोशिकाएं बनती हैं। सहायक कोशिकाएं स्वतंत्र रूप से विकसित होती हैं। दूसरा प्रकार है मीजोजिनस प्रकार।
सहायक एवं द्वार कोशिकाओं का उद्गम एक ही होता है। तीसरा है मीजोपेरिजीनियस प्रकार, द्वार कोशिकाओं एवं कम से कम एक सहायक कोशिका का उद्गम समान होता है। ये हुआ किसके आधार पर? डेवलपमेंट के आधार पर। अब आता है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। पहला है एनेमोसाइटिक प्रकार। ये क्या है? द्वार कोशिकाओं को घेरे रहने वाली सहायक कोशिकाएं अधिचर्म की अन्य कोशिकाओं के समान ही होती हैं और इनकी संख्या सीमित होती है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है रेनिनकुलेसी फैमिली, डायग्राम आप देख सकते हैं। दूसरा है एनिसोसाइटिक टाइप। इस प्रकार के रंध्रों में द्वार कोशिकाएं 3 विभिन्न प्रकार की सहायक कोशिकाओं से घिरी रहती हैं। उदाहरण क्रूसीफेरस, सरसों वाली फैमिली। तीसरा पैरासाइटिक स्टोमेटा। प्रत्येक रंध्र द्वार कोशिका एक अथवा अधिक सहायक कोशिकाओं से घिरी रहती है। डायग्राम देखिए। इन सहायक कोशिकाओं का लंब अक्ष द्वार कोशिकाओं के लंब अक्ष के समानांतर होता है। उदाहरण रूबिएसी फैमिली। इसके बाद है डायासाइटिक टाइप। द्वार कोशिकाएं 2 जिन सहायक कोशिकाओं से घिरी रहती हैं उनकी उभयनिष्ठ भित्ति रंध्र के लंब अक्ष से समकोण बनाती है। डायग्राम आप देख सकते हैं। द्वार कोशिकाएं जो जिन सहायक कोशिकाओं से घिरी रहती है द्वार कोशिकाएं, उनकी उभयनिष्ठ भित्ति मतलब जो कॉमन भित्ति होती है रंध्र के लंब अक्ष से समकोण बनाती है। तो इस प्रकार से ये जो आपने देखा ये है किसके आधार पर? स्ट्रक्चर के आधार पर। तो इस प्रकार स्टोमेटा जो है वो डेवलपमेंट के आधार पर तो 3 प्रकार के होते हैं और स्ट्रक्चर के आधार पर 4 प्रकार के पाए जाते हैं।